मेडिकल क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको पता होगा कल हमने एक पार्ट डाला हुआ था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्लास 11 के बच्चे हैं या ड्रॉपर हैं बच्चे, तो सबसे पहले पार्ट 1 ही पढ़ेंगे ताकि सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ में आए। क्योंकि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो पढ़नी होती है मगर वो सीक्वेंस में पढ़नी होती है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है, एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम। केमिस्ट्री में किसकी स्टडी की जाती है, एटम्स की एंड किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है बच्चों। विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस। एटम और मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, कितना होता है, बहुत बहुत ज़्यादा लो। एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। और जो एटम्स होते हैं वो कितने नंबर होते हैं, 200 500 1000 नहीं होते वो। अब आप मुझे बताओ, एक किसी भी चीज़ का जो हम आगे पढ़ेंगे मोल का क्या मतलब होता है। सपोज करो हाइड्रोजन है तो उसका अगर मास 1 है तो 1 ग्राम में हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी एटम्स की 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, कितने हाइड्रोजन के, कितने, 1 ग्राम में। अब सपोज कर सकते हो कि इतनी नंबर 23 इतना नंबर को हम कैसे दिखाना चाहिए, मतलब 6020000 कितने, इतने तो दिखा ही नहीं सकते। इसलिए ये हमारा वर्ड आया साइंटिफिक नोटेशन। आगे समझेंगे क्या मतलब है। तो हैज़ टू डील विद नंबर एज लार्ज एज, इतनी क्वांटिटी, कितना। ये अगर केमिस्ट के लिए कि एक फ़नी बात होगी, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर या कोई भी बुक में अगर ये नंबर लिखा होगा तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं 10 की पावर 20, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस तरह से हम डिनोट करेंगे आगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के अगर हम 2 ग्राम लें, 2 ग्राम H2 लें, तो इसका मतलब 0.0000 ये 160 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा। तो देखो कितनी कम क्वांटिटी है, ये कितनी कम है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इट मे लुक फनी फॉर ए मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर इन्वॉल्विंग सो मैनी जीरो। फनी तो लगेगा ही ना, अगर बुक में सपोज करो, बुक में इस तरह के आप वर्ड लिख के आओ, इस तरह की चीज़ें लिख के आओगे तो फनी नहीं लगेगा। ठीक है, तब क्या किया हमने, वी कैन राइट 232.508, इस तरह से लिखा हुआ है एज 2.32, हमने इस तरह कर दिया 2.32 इंटू, ये क्वांटिटी तो सेम है, इंटू 10 की पावर 2, कितना आ गया, डेसिमल के 1 2, तो इसका मतलब 10 की पावर 2। और सपोज करो ये क्वांटिटी ये होती 232508 होती, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं 2.32। अब कितने डेसिमल आए, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 4। तो ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये कैसे कोई भी दो, सपोज करो ये 2.32 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2.61 इंटू 10 की पावर 4 ये दिया हुआ है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे प्लस कर देंगे, इस तरह हो जाएगा ये 2.32 प्लस 2.61, तो आपने ऐड किया 394.92 इंटू ये 6 किया, ये 4 किया, यानी 10 की पावर 10, ये हो जाएगा। बिल्कुल गलत, ये इस तरह नहीं करना। अब करना कैसे है देखो, मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल करना हो या डिवीजन करना हो, उसमें कैसे करेंगे, दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर, दैट इज, देखो ये कैसे करेंगे। सपोज करो ये पहली टर्म है 5.6 इंटू 10 की पावर 5, ये सेकेंड टर्म है 6.9 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है बच्चों, तो इनको क्या करना है, 5.6 इंटू 6.9, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5 प्लस 8, ये पावर 8 हो गई, ये 5 हो गई, इनको हमने ऐड कर दिया 10 की पावर 13, और 5 इंटू 6 इंटू
6.9 इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 38.64 इंटू 10 की पावर 13। तो इसको हमने इस तरह लिख लिया साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे लिखेंगे? 3.864 इंटू 10 की पावर, एक डेसिमल इधर गया तो 13 का 14 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है। ये रूल केवल किसके लिए है? ये मल्टीपल करना है और डिवीजन करना है। एडिशन में ये रूल, जैसे ये जो मैंने बताया था ये वाला, ये एडिशन और कुछ भी सब्सट्रैक्ट करना ही ऐड करना है, ये नहीं चलेगा। ये केवल मल्टीपल एंड डिवीजन में चलेगा। आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इनको ऐड कर दिया, ये केवल मल्टीपल और डिवीजन में ही चलेगा। अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे होगा वो आगे आएगा। तो एक बार और ये सेकंड देख लो एग्जाम्पल। 9.8 इंटू 2.5, तो इनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9.8 इंटू 2.5। 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, ये प्लस में हो जाएंगे, यानी कि -2 + 6 कितना हो गया? प्लस के 4। तो ये क्या है? -2 प्लस -6, तो कितने हो गए? -2 और -6, यानी कि सॉरी माइनस हो गए 8, तो ये हो गए -8। ठीक है बच्चों, यानी कि ये फिर इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है। दिस रूल इज़ ओनली फॉर मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। शुरुआत में ये भी गलत हो जाता है। ऐड करने के लिए क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान कर लो अच्छे से। ऐड या सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है। सपोज करो ये टर्म दी हुई है, फॉर दीज ऑपरेशन फर्स्ट द नंबर आर रिटन इन सच ए वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। मतलब सपोज करो जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये यहाँ पे हम लिख लें, वी आर एडिंग 6.65 इंटू 10 की पावर 4, 8.95 इंटू 10 की पावर 3। तो पहले एक्सपोनेंट सेम करना है, यानी कि 4 और 3 को सेम करना है। तो हम क्या करेंगे? तो 6.65 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है। 8.95 इंटू 10 की पावर 3, इसको 4 बनाना है, इसको 4 बनाना है। तो हम ये पॉइंट इधर करने पर बढ़ जाता था ना, तो 0.895 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो आप, और 10 की पावर 4 सेम रहेगा। ठीक है। तो ये नज़र आ रहा होगा, ये 6.65 प्लस 0.895, ये दोनों को ऐड कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, इंटू 10 की 4 सेम रहेगा। तो 7.545 इंटू 10 की पावर 4। सिमिलरली द सब्सट्रैक्ट करने पर भी ऑफ 2 नंबर कैन बी डन एज शोन बिलो। इस तरह करे जा सकते हैं, जैसे 2.5 इंटू 10 की पावर -2, 4.8 इंटू 10 की पावर -3, ये दोनों अलग है ना। तो 10 की पावर जो एक्सपोनेंट जिन्हें बोलते हैं उनको पहले सेम करो। तो 10 की पावर -2 हो गया, और ये भी 10 की पावर -2 हुआ है। इसका क्या मतलब है? एक इस साइड में चला गया, तो 0.48 इंटू 10 की पावर -2। आप कहेंगे जब सर इस साइड में जाता था तो प्लस होता था या 4 होना चाहिए। नहीं, ये माइनस के है ना, -3 + 1 यानी कि -2। तो ये हमारा ये डिजिट आ गए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एंड कंफ्यूजिंग भी है, तो सही से पढ़ लोगे तो कंफ्यूजिंग वर्ड हट जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या टॉपिक है? देखो बच्चों, एवरी एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें अनसर्टेनिटी तो होती है ना। कोई भी आप अगर ऐसे सपोज कर लो, आपने आज दाल की सब्जी बनाई, दाल बनाई या कोई भी सब्जी बनाई, तो ये एक्सपेरिमेंट है एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बनाओगे तो क्या सेम क्वांटिटी जितनी आपको बनानी थी उतनी बनी? जो टेस्ट बनाना था वही बना एग्जैक्ट? पॉइंटों में तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा। तो यही कह रहा है सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, या फिर स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग, यानी कि या तो इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि या तो गैस का, इंस्ट्रूमेंट का, चूल्हे का कुछ एरर हो सकता है, या फिर जो बना रहा है खाना
उसका एरर हो सकता है। पर्सन मेकिंग द मीजरमेंट, खाने का मतलब यहाँ पे लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिएक्शंस होती हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस, मतलब आप अपना वेट या मास जो भी कोई चीज़ वेट करने गए, मीज़र करने गए, कहाँ, जो प्लेटफॉर्म पे रखे रहते हैं बैलेंस, एंड इट कम्स आउट टू बी 9.4, सपोज करो वो 9.4 आया ग्राम में। ऑन मीजरिंग द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड अगर वो एनालिटिकल बैलेंस से करेंगे तो वो आया 9.4213। यानी कि देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है ना, ये डिजिट अब अनसर्टेनिटी हो गई, आगे की चीज़ें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। रीज़न ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है, एक्यूरेट दिखा रहा है, और ये वाली वैल्यू एक्यूरेट है, और ये एक नॉर्मल है जिसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है, एक्यूरेट नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे सपोज करो आपने 100 ग्राम आपने ये धनिया लिया सब्जी मंडी से, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर आप ये उनके पास सिंपल नॉर्मल बैलेंस होता है ना, वो इस तरह से तराजू टाइप का, अगर आप सपोज करो यही ज्वेलरी के पास जाएं, जिनके पास और मीज़रमेंट होता है, तो 100 ग्राम उन्होंने तो पूरा 100 ग्राम दिया, तो वो क्या पता इस तरह आए 100.1231, उनके पास तो पूरा मीज़रमेंट रहेगा ना, तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है ना दोनों वैल्यू में। एक मिनट, दोनों वैल्यू में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है ना, तो बस ऐसा ही कुछ समझ सकते हो तुम, ठीक है बच्चों। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो ये रहा द मास ऑब्टेन्ड बाय एन एनालिटिकल बैलेंस इज स्लाइटली हायर, एनालिटिकल बैलेंस से जो किया था हायर था, देन द मास ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस, जो मास हमने प्लेटफॉर्म पे बैलेंस होते हैं उन्हें किया तो वो उतना एग्जैक्ट नहीं था, वो 9.4 था, और जो एनालिटिकल से क्या तो 9.4123 जो भी था इस तरह था, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। देयरफॉर डिजिट 4 यानी कि ये वाली 4 प्लेस्ड आफ्टर द डेसिमल, जो 4 डेसिमल के बाद रखी हुई है, इन द मीजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन, तो ये अनसर्टेन हुई ये वैल्यू, ये वाली जो 4 है ना ये अनसर्टेन क्यों हुई, यहाँ पर तो ये 4 है एग्जैक्ट, और यहाँ पर ये 4 के बाद 1 2 3 आगे की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये अनसर्टेनिटी हुई ना यहाँ पर, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे अब यहां से पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट। आपसे कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट, कोई मीनिंगफुल डिजिट है जिसका कुछ औचित्य है, जो होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मीजरमेंट में, मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी, जो जिसमें सर्टेनिटी है, मैंने फिर ये भी बताया था बाद में 4 के बाद जो है वो अनसर्टेन है, सर्टेनिटी +1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन, यानी कि सर्टेनिटी +1 जो अनसर्टेनिटी है, कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, लैब में करते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। अगर सपोज करो किसी एक स्टूडेंट ने किया या किसी एक रिसर्च साइंटिस्ट ने किया और दूसरी चीज़ वो रिसर्च साइंटिस्ट ने की, तो दोनों में कहीं ना कहीं डिजिट में भी फर्क आएगा उनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में। तो कोई बात नहीं, अब थोड़े से रूल याद कर लो, थोड़ा ये रूल्स थ्योरी से ना समझ में आके ये आते हैं प्रैक्टिकल से, थोड़ा से मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा एग्जाम्पल से, इसे ऐसे समझ सकते हो एग्जाम्पल से। तो देयर आर सर्टेन रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि कुछ सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के कुछ रूल हैं। दीज आर गिवन बिलो, स्टेटेड बिलो। सबसे पहले ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब 5 4 6 2 3 1 4 9 6, जीरो तो नहीं है, तो ये क्या होती हैं डिजिट, सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर कहीं पर दिया हुआ है, तो ये तीनों वैल्यू सिग्निफिकेंट है। कोई बात नहीं, आगे देखो, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, एंड इन 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर,
एक ये सिग्निफिकेंट फिगर है, एक मिनट बच्चों, और एक ये सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया? आसान है, समझ में आना चाहिए। जीरोज प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है? सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये जीरो केवल पोजीशन बताते हैं डेसिमल पॉइंट की। जैसे 0.03 हैज़ वन सिग्निफिकेंट फिगर, केवल यही सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने बताया ना, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, कंडीशन में है, अब कैसे होगा जो भी। तो ये क्या लिखा? जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, यानी कि ये नॉन जीरो है, इससे पहले ये दोनों डिजिट हैं, इनकी कोई सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। एंड 0.0050 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर। आप नजर आ रहा होगा, ये कितनी है? इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे दो हैं, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? दो सिग्निफिकेंट फिगर। आसान है बहुत ज़्यादा। ये देखो इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जीरो क्या थी? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं थी। अब देखो, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, इनके बीच में ये बेचारे दोनों फंस गए। आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि ये सिग्निफिकेंट, इनके बीच में ये जो छोटू दोनों फंसे हुए हैं, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लाइन क्लियर हुई बच्चों? कोई बात नहीं। अब 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब मत समझना कि ये कोई एग्जैक्ट नीट आईआईटी में आ रहा है। जनरली इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम के लिए। नीट आईआईटी में कोई क्वेश्चन आ सकता है, किसी कुछ और दिया होगा तो उसमें हमें एक तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करना पड़ सकता है, तो आ सकता है। तो इसलिए पता तो हमें सब होना चाहिए। वैसे भी हमें एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। जीरोज एट द एंड, यानी कि सबसे लास्ट में, और राइट ऑफ ए नंबर, यानी कि नंबर के राइट में, आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है? यानी कि नंबर के तो लास्ट में, और जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। कंडीशन रख दी है उसने, ये कंडीशन रख दी है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, ये राइट है एंड दिस वन इज, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में क्या राइट डेसिमल पॉइंट है, उसके राइट साइड में अगर दो कंडीशन दी, जीरो एट द एंड, या तो एंड में हो, यानी कि या तो एंड में हो, और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, और नंबर के राइट में हो, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। देखते हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 0.200 ग्राम, यानी कि 0.200 ग्राम हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट में जीरो नहीं आ रहा, ये लास्ट में ये क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यही बोला है, जीरो एट द एंड, और डेसिमल के राइट में है, कंडीशन फिल हो गई, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर लास्ट का टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कब? इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल के इधर आ रहा है तभी सिग्निफिकेंट फिगर है। ये यहाँ पर डेसिमल कुछ नहीं है, तो ये क्या है? इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, 100 डेसिमल तो नहीं आ रहा, हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देख लो, बट चलो ये वाला छोड़ते हैं, ये आगे एक न्यूमेरिकल है, उसमें आएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिया हुआ, उसमें समझेंगे। इसमें लाइन को समझ लो, 100.0 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेसिमल के राइट में आ रहा है, एक ये वैलिड है, ये नॉन जीरो है, ये वैलिड है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो भी होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो एक, यानी कि फिर कितना हो गया? 1 मिनट, 1 2, फिर ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, दोनों के बीच में जो फंस गई हैं। ठीक है, अब देखो
100 एज 1 इंटू 0 10 की पावर 2, 100 फॉर वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है, डेसिमल वगैरह तो है नहीं, वो इसका रीजन ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 2। तो ये साइंटिफिक नोटेशन जो है ये काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में, इसका मतलब ये केवल एक हो गए। समझ में आया बच्चों? 1.0 इंटू 10 की पावर 2 में दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बताओ क्यों? ये तो साइंटिफिक नोटेशन हो गया। डेसिमल के किधर आ रहा है, राइट में लेफ्ट, राइट में आ रहा है, तो ये दो हो गए। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आप अपनी जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये पेज नंबर दिया हुआ है ना 13, ये 13 है पेज चल रहा है, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब पढ़ना नहीं है, केवल आपको एनसीईआरटी खोल के रखनी है और इस तरह से नोट्स बनानी है। 5th रूल क्या है? काउंटिंग द नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल हैं, 4 बॉल हैं, 20 अंडे हैं, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत सारी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगी। एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर कहीं पर 5 बॉल रखी हैं तो 5 ही है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट हो गई। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर प्लेसिंग ए डेसिमल। क्यों? क्योंकि इन 2 बॉलों को हम 2.0000000 कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर तक हो गए, इसलिए इनको 1 2 4 इनकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है बच्चों, अब 2 टर्म हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक मिनट, ये है प्रेसीजन, एक है एक्यूरेसी। ठीक है बच्चों, तो प्रेसीजन एक्यूरेसी कब करते हैं हम? कोई भी साइंटिस्ट है, जब आप साइंटिस्ट बनेंगे, अगर डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, या फिर बन भी गए तो भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 2 साइंटिस्ट या 4 साइंटिस्ट कोई पर्टिकुलर, सपोज करो कोई रिएक्शन है और उन्होंने कोई मेजरमेंट किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, किससे? किसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया तो 2 साइंटिस्ट थे, एक थे एक्स, एक थे वाई। तो सपोज करो मेडिसिन की एरिया में बात कर रहे हैं, पैरासीटामोल की उन्होंने टेस्टिंग करी। पैरासीटामोल का ऐसे था, ऐसे मतलब होता प्योरिटी 100%। इन्होंने जब चेक किया तो इनका आया 96% और 95%। ठीक है, और इनका आया, एक मिनट, इनका आया 96.1%। इन्होंने जब किया तो इनका आया, एक बार आया 9% और एक बार आया 101%। तो मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन को? देखो, जब 2 वैल्यू लगभग, जब एक ही साइंटिस्ट ने की और 2 वैल्यू लगभग सेम आई तो वो है प्रिसाइज, मतलब एकदम प्रिसाइज। यानी कि इससे ये डाउट होता है कि अगर दोनों बार एक साइंटिस्ट ने किया है तो 96% हो सकती है इसकी प्योरिटी, ये 96% अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्लोज हैं वैल्यू आपस में, एक ही साइंटिस्ट ने की और वैल्यू है क्लोज। अब बट ये आपस में तो क्लोज हैं, बट ओरिजिनल से तो ये काफ़ी दूर हो गई ना, तो ये है प्रिसाइज, बोलते हैं इसे प्रिसीजन। 100% थी पैरासीटामोल की, इन्होंने क्या किया, एक आई 99%, एक आई 101%। अब देखा जाए ये क्लोज तो नहीं है आपस में, 2% का डिफरेंस है, बट ये ओरिजिनल से बहुत पास है, तो ये होती है एक्यूरेसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी से। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी हाउएवर, है ना, समझ में आ गया? प्रिसीजन क्या है? फॉर द क्लोजनेस, आपस में कितने क्लोज हैं, ऑफ वेरियस मेजरमेंट, बहुत सारी मेजरमेंट करी, तो हमने ये 2 मेजरमेंट करी तो ये आपस में तो क्लोज हैं। ठीक है बच्चों, तो आपस में क्लोज हैं, तो ये प्रिसीजन हो गया। अब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू के पास में ऑफ द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ, यानी कि ट्रू वैल्यू, ये 100 थी ट्रू वैल्यू,
इसके पास में सबसे ज़्यादा पास में ये 99 और 101 है, ठीक है, तो इसके ये बिल्कुल पास ही है, तो इसका मतलब ये चीज़ है एक्यूरेट। 100 थी, लगभग बिल्कुल पास में आई, इससे बहुत दूर आई तो ये प्रिसाइज है। अब हम एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ट्रू वैल्यू फॉर ए रिजल्ट 2.00 ग्राम, अगर ट्रू वैल्यू का कोई किसी का रिजल्ट ओरिजिनल रिजल्ट है 2.00 ग्राम, कोई हमने मेजरमेंट किया, एंड स्टूडेंट ए, एक ए 2 मेजरमेंट करता है, 2 मेजरमेंट एंड रिपोर्ट्स द रिजल्ट एज, एक 1.95 बताता है और एक 1.93 बताता है। इससे तो दूर है ये, 2 से तो दूर है ना ये, मगर ये आपस में पास हैं। अगर आपस में पास हैं उसको क्या बोलेंगे, दीज वैल्यू आर प्रिसाइज, आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं है क्योंकि 2 के से तो दूर हो गई ये। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अब अनदर स्टूडेंट, एक मिनट, इससे हम ब्लैक से भी ले सकते हैं। अनदर स्टूडेंट बी, सॉरी ब्लैक से नहीं, हम लेट कॉन्ट्रास्ट आ रहा है थोड़ा सा। अनदर स्टूडेंट बी रिपीट द एक्सपेरिमेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट आया, उसने रिपीट किया, एंड ऑब्टेन्ड 1.94 एंड 2.05, 1.94 एंड 2.05 एज द रिजल्ट ऑफ 2 मेजरमेंट। इन दोनों को देखा उसने, तो ये तो आपस में भी दूर है ना, ये 1 पॉइंट दूर है और इससे भी दूर है, इससे भी दूर है, ठीक है। अब देखते हैं इसे क्या बोले, एज द रिजल्ट ऑफ 2 मेजरमेंट दीज ऑब्जर्वेशन नाइदर प्रिसाइज, ना तो प्रिसाइज है नॉर एक्यूरेट, ना एक्यूरेट में आएंगी, ठीक है। अब एक आया तीसरा स्टूडेंट, ठीक, रिपीट दीज मेजरमेंट, रिपीट करा मेजरमेंट को, रिपोर्ट्स 2.01, अरे वाह ये तो 2 के बहुत करीब है, एंड 1.99, ये आपस में भी लगभग करीबी हैं। दी रिजल्ट वैल्यू आर बोथ प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। आया बच्चों समझ में? ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने समझा ही दिया। अब ये हम पढ़ सकते हैं, ये कौन सा टॉपिक, अब ये टॉपिक है, स्टार्ट हो रहा है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट, रिजल्ट में डिजिट ज़्यादा नहीं हो सकते, किससे, टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, टू द राइट ऑफ द, यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट में, देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर के राइट में से ज़्यादा नहीं हो सकती। कब सबसे कम किस में, 18.0, ये है डेसिमल के एक बाद है ना, क्या है, इसे लिख सकते हैं डेसिमल के एक बाद है। तो रिजल्ट में भी हमने जब ऐड किया तो 31.122 आया, तो रिजल्ट आएगा 31.1, क्यों, कम से कम ये वाली है ना। इसके बाद डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 डिजिट, इनके बाद डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 डिजिट, सॉरी ये 1 डिजिट, डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 डिजिट। तो रिजल्ट में क्या करना है हमें, जो ऐड करेंगे तो डिजिट के डेसिमल के केवल 1 डिजिट ही हम लेंगे, यानी 31.1। ऐड एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आ गया? ठीक है, आ गया होगा, सिंपल है। अब मल्टीपल एंड डिवाइड कैसे करना है सिग्निफिकेंट फिगर को, कोई बात नहीं। अब देखो, इन दीज ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए, कौन किससे, एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मैंने बताया था दोनों नॉन जीरो हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी तीनों नॉन जीरो हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब आपने इनको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 3.125, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल टेक इन रिजल्ट, तो मिनिमम नंबर इसमें कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना इसमें, तो हमें यहाँ पे भी जो भी रिजल्ट लिखना है
वो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। इसका मतलब देखो लाइन लिखी हुई भी है, सिंस 2.5 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा 10 रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 का मतलब कितने हो गए, 3.1। ठीक है बच्चों, अब देखो राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है। ये रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ। राउंड हम ये नहीं कहते राउंड में बता, जैसे आपके 12th में सपोज करो 94.61 आए % या 6366, तो आप राउंड ऑफ में क्या बोलते हो, 95% आए, तो यही तो है राउंड ऑफ। ठीक, तो राउंड ऑफ के कुछ रूल हैं वो समझ लो। राउंड ऑफ करना ज़रूरी है। क्यों, आपने ये राउंड ऑफ करा ना 3.125, तो ये आपने 3.1 लिख दिया, ये राउंड ऑफ किया ना, तो अब राउंड ऑफ के रूल पढ़ने हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आप केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर राइट मोस्ट डिजिट यानी राइट वाली डिजिट रिमूव करनी है, इज़ मोर देन 5, अगर वो 5 से ज़्यादा है, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1, यानी कि प्रीसीडिंग नंबर जो होगा वो 1 बढ़ जाएगा। जैसे 1.386, एक एग्जाम्पल दिया है 1.386। इफ़ वी हैव टू रिमूव 6, अगर हमें ये 6 हटाना है तो 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 8 की जगह वी हैव टू राउंड इट टू 1.39 हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा राउंड ऑफ में। पढ़ते हैं, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर राइट मोस्ट डिजिट रिमूव करनी है, इज़ लेस देन 5, अगर 5 से कम है, द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज, तो नहीं चेंज होगा। जैसे 4.334, आपको 4 हटाना है तो चुपचाप हटाओ, ले जाओ, तो आंसर आएगा 4.33। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा। अब थर्ड क्या है, थर्ड है इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड करना है, इज़ 5, क्या है राइट मोस्ट डिजिट जो रिमूव करनी है वो कितनी है, 5 से ज़्यादा थी तो 1 बढ़ जाएगा, 5 से कम थी तो कुछ नहीं होगा। अब 5 है तो कन्फ्यूज़न है ना, 5 ही है बिल्कुल, यानी कि आपके कितने % आए, 95.5%। तो आप 96 नहीं बोल सकते, या बोलेंगे तो किस कंडीशन में बोलेंगे, आप समझ सकते हैं क्या है चक्कर। देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा कब, इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर। इसका क्या मतलब है, इवन नंबर तो पता है 2, 4, 6, 8 इस टाइप से जो, बट इट इज़ इंक्रीज बाई 1, 1 बढ़ जाएगा, क्या होगा अगर ऑड नंबर होगा, यानी कि इवन नंबर में अगर इवन नंबर है तो नो चेंज, ऑड नंबर है देन वी हैव टू चेंज, सॉरी। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आता है आपको, फॉर एग्जाम्पल 6.35, ये क्या है, ये है ऑड नंबर में बढ़ जाता है। इस टू बी राउंड ऑफ बाई रिमूविंग 5 को हटाना है, वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4, तो ये 3 से हम क्या करेंगे 4 में कन्वर्ट कर देंगे। हाउएवर 6.25, अगर 6.25 को आपको कन्वर्ट करना है तो बताओ बच्चों क्या करोगे, मुझे ये बताओ 5 हटेगा तो ये 2 ऑड है इवन है, ये तो इवन है, इस टू बी राउंड ऑफ, इट इज़ राउंड ऑफ टू 6.2, क्योंकि इवन में मैंने क्या लिखा था, इवन में नो चेंज। समझ में आ गया है, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान भी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, कोई बात नहीं बच्चों, पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल से भी थोड़े थोड़े आने लगे हैं। पेज नंबर हम पहुंच चुके हैं अब 14 पर, ठीक है बच्चों। डायमेंशनल एनालिसिस, ऑफन वाइल कैलकुलेटिंग देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट, आपको कितनी एसआई यूनिट जो मैंने बताई थी, बेसिक यूनिट कितनी है 7, लेकिन आप तो बहुत चीज़ें में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, हम तो बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत यूनिट यूज़ करते हैं। फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर,
कोई एक से दूसरे में चेंज करते हैं। द मेथड यूज टू अकॉम्प्लिश दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। कोई सा भी मेथड बोल सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, मगर हमें समझना है कि कैसे चेंज होती है एक चीज़ से दूसरी चीज़। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो। जैसे आपसे मम्मी कहती हैं कि आधा किलो, कितना, आधा किलो केजी आलू ले आना। शॉपकीपर ने आपको 500 ग्राम आलू दे दिए, तो क्या गलत दे दिए? उसने गुनाह कर दिया? कुछ कोई गुनाह नहीं किया बच्चों, उसने सही दिए हैं, है ना। किलो से आप 500 ग्राम, बात एक ही है। आधा किलो, 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम। तो आधा केजी कितना हो गया? 500 ग्राम, कॉमन। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच। एक पीस, ये मेटल है 3 इंच का है, रिप्रेजेंटेड बाई आयन, ठीक है, लॉन्ग। व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में कितनी लेंथ होगी? बहुत सबको याद होना चाहिए। 1 इंच में बच्चों 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और कितने इंच है? 3 इंच। तो 3 इंच इज इक्वल टू 3.254 सेंटीमीटर। जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लेना। अब देखो, अब ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कितना कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं, ये देखो कितना बड़ा और कितना, लेकिन उन्होंने समझा रहा है अपनी जगह, कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया। चलो एक और एग्जाम्पल। तो ये बच्चों एग्जाम्पल है, ए जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क। कितने लीटर मिल है? ये इसमें है 2 लीटर मिल्क, ठीक है बच्चों। 2 लीटर मिल्क है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि ये कितने मीटर क्यूब में जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, करते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने एक उससे पहले डायग्राम भी बनवाया था, आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने लिखा था 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? अपनी छत पर जाना और वहाँ पर एक टैंक बना हुआ होगा, ठीक है। तो लगभग आप अंदाज़ा देखना, अपने हाथ जितना वो करते हैं ना, 1.5 हाथ के आसपास ऐसे फैला के देखते हैं, तो वो इस तरह के क्यूब देखना, तो आपको समझ में आएगा वो 1000 लीटर की टंकी होगी। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, बस ऐसे अंदाजे से बस याद कर लेना। फर्स्ट कन्वर्ट इट टू 1 लीटर। अब 1000 लीटर हैं और उसमें कितने होते हैं? मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 2 लीटर मिल्क है हमारे पास, वॉल्यूम करना मीटर क्यूब में, हमारे पास कितना? 2 लीटर। तो पहले हम 1 लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 लीटर है हमारे पास, में कितने होते हैं? 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो लिखा हुआ भी है फर्स्ट कन्वर्टेड टू 1 लीटर। तो इसका मतलब 1 लीटर का मतलब हो गया, अपॉन में 1000 कर दिया हमने, तो ये अपॉन में क्या कर दिया? 1000, तो 1 लीटर हो गया। तो 1 अपॉन ये हमने कर दिया 1000 मीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर में कितने हो गए? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 2 लीटर में हो गए 2 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। आंसर आप मिला सकते हो। ये कितना लिखा हुआ है, ये देखो 2 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये मैंने NCERT जब आप पढ़ें तो इसी तरह जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसी तरह पेज टू पेज लिखना है, तब तो आपको NCERT समझ में आ जाएगी और कल के दिन को आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल मेहनत से करेंगे तो। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days? 2 दिन में कितनी सेकंड होती हैं? कोई बात नहीं, कैसे? 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ऐसे ही 24 × 60 × 60 1 डे में, 2 days में हो गए 2 × 24 60 आंसर आ जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये महाराज जी देख रहे हैं आप, तो ये हैं एंटोनी लेवोजियर।
इनका कब है 1743 से 1794। चलो इन्हें देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, दो एलिमेंट सपोज करो x प्लस वाई, कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, एक्स वाई बना रहे हैं, इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। उन्होंने कहा कि 5 बेसिक लॉ हैं। एक्चुअली इन्होंने नहीं कहा, इनके अपने रूल थे और भी साइंटिस्ट थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो 6 से 7 से 8 से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कंजर्वेशन ऑफ मास है? दिस लॉ वाज पुश फॉरवर्ड बाय एंटोनी लेवोजियर। ये इनकी शक्ल देख सकते हो आप, ये है एंटोनी लेवोजियर इन 1789 में। कब दिया इन्होंने? 1789 में। ईयर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं पूछा जा रहा कोई भी है। ही रीच्ड टू द कंक्लूजन, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, समझे वो, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, या मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता और नया नॉर डेस्ट्रॉय, ना बनाया जा सकता। ठीक है, यानी कि एक तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर एक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट है एक्स प्लस बाई और प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट एक्स बाई से रिलेटेड, मतलब ये अगर आपने जितना लिया है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो एटम आपस में कंबाइन के ये यही बनेंगे, एक्स बाई बन जाए, एक्स बाई 3 बन जाए, वो सब रिएक्शन का पार्ट है। बट एक्स और बाई, जेड नहीं आएगा, क्योंकि क्रिएट भी नहीं होना और डिस्ट्रॉय भी नहीं होना। चलो ठीक है, फिर उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये दिस लॉ फॉर्म बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट, मतलब आगे उसका अच्छा भी रहा, ऐसी कोई बात नहीं, गलत नहीं रहे, सब अपनी अपनी जगह सही थे। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट निश्चित, प्रपोर्शन, कंपोजिशन एक ही बात है। ठीक है, ये देख रहे हो प्राउस्ट को, जोसेफ प्राउस्ट को, इन्हें देखो स्टाइलिस्ट, बाल कैसे रख रखे हैं, उन जमानों में भी स्टाइलिस्ट है, ये चोटी रख रखी है इन्होंने। चलो देखते हैं क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट है, दिस लॉ वाज गिवन बाय ए फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट। ही स्टेटेड दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। कोई भी कंपाउंड में ही, ये लाइन दोबारा पढ़ो, ही स्टेट दैट एक गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट। मान लो कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ये है H2O, तो उन्होंने क्या बोला कि सेम प्रपोर्शन होगा एलिमेंट बाय वेट। जो हाइड्रोजन का वेट का प्रपोर्शन है ना, हाइड्रोजन का वेट हो गया मास और ऑक्सीजन का हो गया, तो उसका एक ही प्रपोर्शन चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक रिएक्शन में तो अलग, एक रिएक्शन में तो 2:1 था, दूसरी रिएक्शन में 2:2 हो गया, तो वो कंपाउंड ही चेंज हो गया। अगर H2O है, कहीं से भी खोद के निकाला है, कहीं से भी टंकी से लिया है, कुछ भी लिया है, वो रेशो सेम रहेगा बाय वेट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जाम्पल समझाने के प्राउस्ट वर्क विद 2 एग्जाम्पल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट को भी समझाया उन्होंने, कि क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, एक नेचुरल सैंपल ले लिया, एक सिंथेटिक ले लिया। तो उन्होंने देखा क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था, CuCO3। उन्होंने देखा कि परसेंटेज कॉपर दोनों में 51.35, चाहे नेचर से लिया था या लैब में बनाया था 51.35। परसेंटेज कार्बन देखा 9.74, सिंथेटिक देखा जो बनाया था 9.74, परसेंटेज ऑक्सीजन देखा 38.91, और नेचुरल में भी और सिंथेटिक में भी। रीज़न क्या रहा? रीज़न रहा ये, क्योंकि ये क्या है, अगर CuCO3 इनका जो मास का परसेंटेज है वो सेम ही रहेगा, तभी तो कंपाउंड सेम है, नहीं तो चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे होंगे सर ये 51.35 कैसे निकला, हमें जरा थोड़ा सा बता दो। सबसे पहले हमने क्यूप्रिक कार्बोनेट का हमने टोटल का मास निकाल लिया, CuCO3। तो Cu कितना हो गया बताओ बच्चों, 63, फिर कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 × 16, ये कितना आ जाएगा, लगभग 123। ठीक है, पॉइंट में 0.0 फर्क आ जाता है, मगर हमने जनरल लिखा 123। अगर हमें कॉपर का परसेंटेज निकालना है तो 63 अपॉन में टोटल और इंटू 100।
कार्बन का निकालना है तो 12, कार्बन का मास कितना होना 12 अपॉन टोटल का मास कितना 123 इंटू 109, तो ये लगभग ये वाली डिजिट आ गई। तो उसने क्या किया, थस ही कंक्लूडेड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, उसने इन द सेंस उन्होंने क्या किया, रेस्पेक्ट देनी जरूरी है, जितने भी साइंटिस्ट हैं रेस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, बिकॉज उनकी वजह से ही बहुत चीज़ें पॉजिटिव होती हैं हमारी लाइफ में। ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड है ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन प्रोपोर्शन बाय मास, मास के परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड कहीं से भी लिया गया हो, कोई उससे मतलब नहीं है, सेम परसेंट ही रहेंगे उसमें जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे। इसको बोला उन्हें लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। डेफिनेट मतलब निश्चित, सर्टेन, ठीक है। अब रूल पढ़ते हैं 3, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, अच्छा है, बढ़िया लग रहा है मल्टीपल। सो दिस लॉ वाज प्रपोज बाय डाल्टन, ये लॉ किसने प्रपोज किया, डाल्टन ने। किस में, कब किया, 1803 में, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इफ़ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट हैं कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक एक्स है एक वाई है, और ये कोई कंपाउंड सपोज करो ए बना रहे हैं, एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि एक एक्स है इसका मास और ये सेम, आर इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर कंबाइंड। आप इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और वाटर बनाया, ठीक है। अब हाइड्रोजन ने, ये तो सेम ही रखा है हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन कितना था 16, तो बन गया वाटर यानी कि H2O। अब ऑक्सीजन रखा 32, तो बन गया H2O2। तो ये जो ऑक्सीजन ये तो 2 रेशो, ये क्या हो गया 1:2 है ना, ये 1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हेयर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। ये फिक्स मास से ही तो कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन का कितना 2 ग्राम 2 ग्राम। बियर ए सिंपल रेशो डेट 16:32, यानी कि 16:32 1:2। तो ये 16:32 यानी कि 16:32 यानी कि 1:2। सिंपल रेशो बन गया या नहीं, सिंपल रेशो बन गया, ये 1:2 सिंपल रेशो बन गया, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर आप x है एक को सेम रखें और y का जो मास है वो चेंज कर दें, y को चेंज कर दें, तो जो भी बनेगा ना, b मान लो कुछ भी बन रहा है, तो इन दोनों में एक सिंपल रेशो होगा। जैसे उसमें 1:2 था, तो कोई ना कोई रेशो एक सिंपल रेशो बनाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो गैलुसैक का लॉ है ऑफ गैसियस वॉल्यूम के लिए, तो ठीक है हम पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल है और देख लो। दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलुसैक ने 1808 में दिया था। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, उन्होंने क्या देखा, जब गैस कंबाइन होती हैं, सपोज करो हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, और आर प्रोड्यूस, या तो कंबाइन हो रही हैं H2+O2, या फिर बन रही हैं और प्रोड्यूस हो रही हैं केमिकल एक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशो। ये वो जब बनती हैं या प्रोड्यूस मतलब रिएक्ट करती हैं या बनती हैं, तो वे क्या करती हैं, सिंपल रेशो में शो होती हैं बाई वॉल्यूम। किसमें, बाई वॉल्यूम। प्रोवाइडेड, शर्त है, ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं है कि किसी डब्बे में बंद कर दिया हाइड्रोजन और उसका टेम्परेचर रख लिया 100 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन रख लिया उसका रख लिया 200 डिग्री सेल्सियस, तब इनको कंबाइन करा, ऐसे नहीं। कंडीशन है ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे उन्होंने क्या बताया, एक एग्जाम्पल समझो, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन, 100 ml है हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये 50 ml ऑफ ऑक्सीजन है,
टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर, 100 ml वाटर वेपर बनी, स्टीम बनी, वाटर वेपर बनी 100 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है 100 ml, एंड ऑक्सीजन 50 ml, विच कंबाइन 100 ml एंड 50 ml बी आर ए सिंपल रेशियो 2:1। तो ये 100 मतलब डबल हो गया ना, ये 1 है, मान लो 50 को 1 है तो ये 100 हो गया, तो 2:1 सिंपल रेशियो कर रही हैं, तो यही लॉ है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा मतलब प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, इनका यूज़ क्या होगा। अभी ये चैप्टर नंबर 1 है, पूरी केमिस्ट्री 11th 12th इन्हीं मोल कंसेप्ट और इन्हीं चीज़ों पर चलती है, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सारे रूल अभी भी फॉलो होते हैं, ठीक है। ये जितने भी साइंस में क्या होता है कि किसी ने रूल बनाए, उनमें चेंज होते रहते हैं, बट हमें पढ़ने सब होती हैं। नुकसान हमारा ये है, कोई बात नहीं। अब देख लो एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ से आपको क्या करना है, 1811 में एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सपोज करो ये कोई गैस है, इसका है 500 ml, ये दूसरी गैस है, इनका है 500 ml, दोनों का वॉल्यूम सेम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों का टेम्परेचर पीटी सेम है। शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों में इक्वल नंबर ही मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल नंबर होंगे। इसमें अगर 500 हैं तो इसमें भी 500 होंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। कोई बात नहीं, होंगे तो होंगे। एक ये वर्ड है यहाँ पे पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे 2 से ज़्यादा ओजोन हो गया, 2 से ज़्यादा एटम है ना एक तरह से, तो पॉली। डायटॉमिक ऑक्सीजन 2 एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन डायटॉमिक गैस है, ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या। मोनो एटॉमिक क्या है, हीलियम गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक, एक ही एटम है ना, ठीक है बच्चों। तो अब ये दिया हुआ है, ये भी समझ लो, थोड़ा सा देख लो जब दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ, उन्होंने क्या बता रखा है, थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझा रखा है। ये एक हाइड्रोजन, ये 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 एटम मिलके बना रहे हैं, ये गैस हुई ना H2, ठीक। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी H2, एक वॉल्यूम ही है दोनों का, प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये O2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये O2, ये O2, ये O2। अब ये जो मिलके बना है, ये क्या मिलके बना है, ये 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। कैसे बना, 2 वॉल्यूम यही तो हो गया, तो 2 × 2 यानी कि 4 तो हाइड्रोजन और 2 हैं ऑक्सीजन, 2 हैं ऑक्सीजन। इस तरह से ये एटम्स होंगे ना, तो ये जो क्वांटिटी है ये सेम होगी इनके आपस में मिला के। अगर आप इनके एटम देखेंगे तो सेम होंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 10 10 20, तो देख लो यहाँ पर 2 4 6 8 10 18 20, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब तो थोड़ा सा उन्होंने आपको समझाने के लिए बताया। ये देखो जॉन डाल्टन, ये देखो स्टाइलिस्ट मैन, जॉन डाल्टन्स की एक एटॉमिक की थ्योरी थी, हालांकि वो अब वर्क नहीं करती क्योंकि एटम्स के लिए थ्योरी बहुत सारी आ गई बाद में। अपने टाइम में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला और अच्छी थ्योरी में काउंट हुई, बट हम ऑब्वियसली पढ़नी तो है ही, तो पढ़ेंगे तो भला ही होगा। तो कब दिए, 1808 में दिए हैं। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, इसका क्या मतलब है बच्चों बताओ। इंडिविजिबल, डिवाइड नहीं किया जा सकता, दिख तो सकता ही नहीं है, विजिबल तो है ही नहीं। मैटर तो विजिबल है, मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, ठीक है, उनको डिवाइड नहीं कर सकते। आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा होगा आपने, एटम के अंदर ही निकल गए, ये तो ठीक है। ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट है, सपोज करो कैल्शियम एक एलिमेंट है, इसके जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी
सेम होगी, वो सही बात है। यानी कि एक ये एटम है, सपोज करें एक कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, दो कंपाउंड अलग अलग है, इसके जो कैल्शियम की प्रॉपर्टी होगी वही इस कैल्शियम की प्रॉपर्टी होगी। एटम की बात कर रहा हूँ। इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल मास सेम होगा, ठीक है, सही बात है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास, अगर सपोज करो एक कॉपर का एटम है, एक मैग्नीशियम का एटम है, इन दोनों के एटम दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी भी होगी और उनका मास अलग ही होगा ऑब्वियसली। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो, सही बोल रहे हैं ये बात। तो कंपाउंड तब बनता है जब फिक्स्ड रेशो में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं 2 और ऑक्सीजन मतलब 2:1 में बन रहा है वाटर, तो ये यही बनेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन तब होती है जब एटम्स का क्या होता है, एटम्स का एक एटम इधर चला गया कोई उधर चला गया, तब आपस में अलग कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चों 1.7 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो बच्चों बताओ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। आफ्टर हैविंग सम आइडिया, आपको काफ़ी आइडिया हो गया है अबाउट द टर्म एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में काफ़ी आइडिया हो गया है, कोई बात नहीं। इट इज़ एप्रोप्रिएट हेयर टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में अब देखेंगे। चलो ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास, एटम का मास कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। कार्बन 12 है, कार्बन के आइसोटोप है 12, पहले कार्बन के बताओ कितने आइसोटोप हैं 3, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसको इन्होंने क्या लिया, रेफरेंस लिया। आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़नी। तो 1 एटॉमिक मास क्या है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ए क्या है, AMU क्या है 1/12, यानी कि कार्बन 12 के अपॉन में 12, कार्बन 12 का जो मास होगा अपॉन में 12, वो एक AMU है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सिंपल बोर्ड में स्कूल में। आजकल 1 एटॉमिक मास को हम लिखते हैं यूनिफाइड मास, U से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ी सी ज़रा अपनी NCERT भी पढ़ते हैं। However, the present system of atomic mass is based on कार्बन 12 के पर बेस है जो प्रेजेंट का सिस्टम है एटॉमिक मास का, एज द स्टैंडर्ड एंड हैज़ बीन एग्री अपॉन 1961 में रेफरेंस ले लिया किसको, कार्बन 12, कार्बन का आइसोटोप्स को 12 को, ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड है, ये 12 कार्बन ऐसे लिखते हैं। 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom, मैंने बता ही दिया, ठीक है। क्या है दोबारा पढ़ लो, एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 AMU किसके बराबर है, मैंने लिख चुका हूँ 1/12 मास ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 AMU इज 1.66 इंटू 1 एक एटम का मास, 1 एटॉमिक यूनिट कितना है 1.66 इंटू 0.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सपोज कर सकते हो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना कम है। अब मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन समझ में आया, ये है कितना निकला 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। तो अगर हम AMU की बात करें, AMU में कन्वर्ट करें तो कैसे आ जाएगा हाइड्रोजन एटम का 1.6736 अपॉन 1.66056, ये निकल के ओवरऑल लगभग 1.0080 AMU हाइड्रोजन का आ जाता है, ठीक है। और बस इतना समझना है आपको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कार्बन 12 से हमने रेफरेंस लिया, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का 1/12 है, ठीक है बच्चों। और आपको ये टर्म याद होनी चाहिए, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। इस तरह से हमने हाइड्रोजन का भी निकाल लिया 1.0080, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई बात नहीं।
और बताओ बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कोई नहीं। एक टर्म है एवरेज एटॉमिक मास, मैथ में भी पढ़ा होगा। एवरेज मास कितना है, कोई भी क्वांटिटी दी होती थी x इंटू नंबर कितने हैं प्लस z इंटू ए, इस तरह अपॉन में 100, आप अपॉन में कितने क्वांटिटी हैं वो करते थे आप, तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे, कोई बात नहीं। तो एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास जैसे ये दिया हुआ है, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं 12, 13, 14, तो इसका हमें एटॉमिक मास देखना है। तो कोई बात नहीं, कर सकते हो। तो 98.89 मिलता है परसेंटेज। एटॉमिक मास कितना है 12, 1.108 कितना है 13, 2 इंटू 10 की पावर -2 10 रिलेटिव एविडेंस कितने परसेंटेज मिलता है, और ये इसका मास कितना है 14। तो कैसे कर दिया, अपॉन में इन्होंने डायरेक्ट 100 कर दिया, आप टोटल में बाद में भी कर सकते हैं, अपॉन में 100 कर दिया। तो 0.98 इंटू 12, 1.108 अपॉन में 100 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में 100 इंटू 14, जो भी आया 12.011। तो हम जो एवरेज एटॉमिक मास, जो एवरेज मास हम पढ़ते हैं किसका, कार्बन का, वो ये फॉलो करते हैं, है ना। कार्बन का जनरल लाइफ में बोलते हैं ना कार्बन 12, तो वो ये है। ठीक है बच्चों, अब क्या है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास और कुछ नहीं। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आप मुझे बताओ O2, O3, H2 मॉलिक्यूल हैं? हाँ जी हैं। O2 मतलब कितना एटम का मास होता है 16 इंटू 2 32। O3 का मतलब 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यानी कि 48। हाइड्रोजन का मतलब कितना होता है 1 इंटू 2 2। अब आप कहेंगे सर ये 16 कहाँ से आया, तो आपने ये बचपन में ही एक शब्द सुना होगा पीरियोडिक टेबल, तो उसमें एटम्स एलिमेंट हैं उनके हमने बचपन में ही पढ़वाए होंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो ये वो मास है। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इसका भी जैसे एग्जांपल दिया हुआ CH4, तो कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 तो कितना आ गया 16। ये आप एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत खास नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का कोई पर्टिकुलर फार्मूला है NaCl, तो उससे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, सॉलिड स्टेट में आप पढ़ेंगे भी। तो फॉर्मूला मास, सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, सो इन सच कंपाउंड पॉजिटिव सोडियम, इसमें कुछ नहीं है, बस सोडियम का कितना है, सोडियम क्लोराइड का Na+Cl-। इसमें क्या दिया हुआ है, इन सोडियम एंड क्लोराइड आयन ये पॉजिटिव और निगेटिव में होती हैं, तो इस तरह से उन्होंने निगेटिव, तो इस तरह से बताया हुआ है। ये इस तरह के एटम से ये पैकिंग होती है, ये आप सोडियम किस में पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ोगे। सोडियम की और क्लोरीन आयन इस तरह से होते हैं। आप ये थोड़ी सी लाइन याद कर सकते हो, ये करनी चाहिए मेरे हिसाब से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड ये स्ट्रक्चर, 1 सोडियम एटम सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन एंड वाइस वर्सा। यानी कि इसका क्या मतलब है, एक सोडियम किससे कितने से, क्लोरीन से है घिरा हुआ, कितने से 6 क्लोरीन से, बाई 6 क्लोरीन एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही एक क्लोरीन कितने से, सोडियम से 6 सोडियम से आयन से घिरा हुआ है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। अब यहाँ से फुल आपकी समझ में ये पढ़ सकते हैं हम। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का करना, ये हमने पढ़ाई दिया। तो C6H12O6, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 6 इंटू 12.011 कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 12 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1, 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, ये निकल के आ गया 180। ये जनरल वे में आप याद कर लेना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। ठीक है, अब आया है मोल कंसेप्ट। आप मोल को बहुत सिंपल चीज़ बोलना,
मोल, एक मोल वर्ड का क्या मतलब है? मोल का है, अच्छा एक दर्जन का क्या मतलब है? एक, ये हम लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एक दर्जन का मतलब क्या है? एक दर्जन का मतलब है 1 दर्जन 12, ठीक है। मैंने कहा एक दर्जन केले ले आओ, तो आपने कितने कहे? 12 लाए। मैंने कहा एक दर्जन सेब ले आओ, तो कितने लाओगे? 12 लाओगे। मैंने कहा एक दर्जन पेन ले आओ, तो कितने लाओगे? 12 लाओगे। मैंने कहा एक दर्जन कैल्शियम ले आओ, तो आप कितने लाओगे? 12 लाओगे। मैंने कहा एक दर्जन कैल्शियम के एटम ले आओ, तो 12 एटम। मैंने कहा एक दर्जन कैल्शियम के मॉलिक्यूल ले आओ, तो 12 कैल्शियम के मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब उसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ है, जस्ट वी डिनोट 1 दर्जन फॉर 12, हम एक दर्जन को क्या करते हैं? दर्जन को लिखते हैं 12। स्कोर को बोलते हैं, जैसे दर्जन में 12 होते हैं ना, तो स्कोर में होते हैं 20 और ग्रोस में होते हैं 144, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कोई क्वांटिटी है कि केले ही हैं एक दर्जन, कुछ भी हो सकता है, वो 12 है। उसी तरह एक मोल का क्या मतलब? 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.0221407 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब आप शॉर्ट में ये आ सकते हो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। जब 1 मोल की बात आए तो इसका मतलब ये एंटिटीज़ हैं, वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, आयंस हो सकते हैं। ये लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज गिवन सेपरेट नेम एंड सिंबल, इट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये कहा मोल, एक नंबर, ये मोल 1 मोल ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका अलग सा नाम दिया हुआ है, इसका नाम है एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे हम समझते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ये पेज हमारा हो चुका है 18, एंड होने जा रहा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं है, कितने परसेंट उसमें किसी भी कंपाउंड में मटेरियल है। तो परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे आप सपोज करो, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन वाटर, सॉरी ये, अब इसमें बताओ मुझे हाइड्रोजन कितने परसेंट है, तो आप कैसे करोगे? टोटल का वेट कितना है हाइड्रोजन का? 2 × 1, 2 + 16 यानी कि 18। मैंने कहा हाइड्रोजन कितने परसेंट है इसमें, तो आप क्या करो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 1, 2 अपॉन में 18 × 100, ये जितना भी निकलेगा ये, यानी कि 2 × 9, और ये 13 के आसपास इसमें हाइड्रोजन परसेंट है, जितना भी एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया? यानी कि 87% कितना है? ऑक्सीजन है इसमें बाई मास। चलो अब देखते हैं एग्जैक्ट। अच्छा ये दिखा हुआ भी है, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर का हमने एग्जांपल लिया, तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, उसका एलिमेंट, जैसे मैंने H2O का निकाला था, तो हाइड्रोजन का मास अपॉन में मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, टोटल का मोलर मास कितना है? वो निकला था 18 इंटू ये 100, वही सेम आ गया, ठीक है बच्चों। जैसे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2 × 1 अपॉन में 18 × 100 कितना आया? 11, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आया 88.7, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो मैंने निकाला था। हमने जो यूज़ करी है टर्म, वो करी है बिना कैलकुलेटर के और बिना सिंपल वे में, मतलब मैंने जैसे 1 ही यूज़ की हाइड्रोजन की मास के लिए। आप प्रॉपर एग्जैक्ट भी कर सकते हैं और सिंपल भी, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बताया मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के लिए देख लो C2H5OH, इसमें कितने हैं? तो टोटल एथेनॉल का कितना आ गया? 46, कितना? 2 × 12, 5 × 1, फिर ऑक्सीजन 16 + 1, तो टोटल आया 46। अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने हैं? तो 2 है ना कार्बन, तो ठीक है, तो एक का कितना होता है? 12, 2 का कितना हो गया? 24, तो 24 अपॉन में 46 × 100, ये 52% कार्बन आया बच्चों समझ में? ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिकुलर
फॉर्मूला मतलब इम्पेरिकल फार्मूला क्या होती हैं। अब आप देखो इम्पेरिकल फार्मूला का एक वर्ड याद रखो, सिंपलेस्ट रेशो। इम्पेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशो। जैसे एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट रेशो क्या है? C4H8 है। क्या है C4H8? ब्यूटीन है। ठीक, ब्यूटीन है। ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम सिंपलेस्ट रेशो में करें तो 4 × 2 यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो CH2 हो गया। ये इसका इम्पेरिकल फार्मूला आता है। अभी आप NCERT का स्टेप 1 चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप समझ गए, C4H8 अपॉन में 4 कर दिया तो ये CH2, ये सिंपलेस्ट रेशो बन गया ना CH2। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम ब्यूटीन को, CH2 का होल 4। तो ये जो 4 है एक तरह से ये N हो गया, यानी कि CH2 का N। तो ये CH2 का N इस तरह लिख दिया हमने। तो आप इसमें एक रिलेशन देख पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो ये क्या है? इम्पेरिकल फार्मूला मास इनटू N। ये जो N है ये, तो ये आपको किस में? न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये N, यही ये वाला N है ना, ये N। इसी से इस N से मल्टीप्लाई करके तो बन जाएगा ना। जैसे ये N यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 4। तो अगर मैं N को 4 करूँ तो C4 हो गया, H2 × 4 H8 हो गया। यही तो बन गया ना। तो किससे? इम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला से इम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं, ये सिंपल दिए हुए हैं 1-2 स्टेप में जो मैंने बताए हुए हैं। अब आप पढ़ेंगे, 1 मिनट। अब हम क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट? एक टॉपिक आएगा ना स्टोइकियोमेट्री, ये रहा। हाँ, यही मैं देख रहा था बच्चों, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? द वर्ड स्टोइकियोमेट्री हमें नहीं पढ़ना, हम मेन पढ़ते हैं। इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। किसकी? कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम वॉल्यूम भी। स्टोइकियोमेट्री में मासेस भी और वॉल्यूम भी ऑफ द रिएक्टेंट, किसके? जो रिएक्ट कर रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के भी इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। हम किससे डील्स करेंगे? हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी? x + y, सपोज करो z बन रहा है। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो इन दोनों की कैलकुलेशन में हम देखेंगे क्या स्टोइकियोमेट्री का रोल है। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो अब जैसे देखते हैं। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं। सपोज करो N2 + 3H2, ये बना 2NH3। तो आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ N2 का मतलब क्या है? इसके आगे 1 लगा हुआ, इसके आगे 3 लगा हुआ, इसके आगे 2 लगा हुआ। ये स्टोइकियोमेट्री है। ये नाइट्रोजन के आगे स्टोइकियोमेट्री 1 है, हाइड्रोजन के आगे 3 है, अमोनिया के आगे 2 है। ठीक है, जब हमने बैलेंस की तो ये स्टोइकियोमेट्री है, ऐसे समझ सकते हो। थ्योरी की वाइज में अब पढ़ते हैं क्या इसका यूज़ है। अच्छा यूज़ है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाता। अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। लेटर कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन रिएक्शन देखते हैं। CH4 है + 2O2 बैलेंस है, ये क्या बनेगा? CO2 बनेगा और 2H2 बनेगा। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मीथेन और डाइऑक्सीजन कॉल्ड रिएक्टेंट, इधर की साइड में ये रिएक्टेंट है। ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोडक्ट कॉल्ड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट माने जाएंगे इस साइड में। ठीक है। नोट दैट ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेज इन एबव रिएक्शन। ये देखो, ये G में है गैसेज, ये G में है गैसेज गैसेज गैसेज। सॉलिड होते तो S होते, लिक्विड होते तो L लिखा होता है। ठीक है। एंड दिस हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय लेटर G। ठीक है, इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू इट्स फॉर्मूला। मतलब है ना कि ये G लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है तो कोई परेशानी नहीं। एंड L आर रिटर्न रेस्पेक्टिवली, तो क्या है? रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। द कोफिशिएंट 2 फॉर O2, ऑक्सीजन के लिए आगे 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है।
ठीक है। एंड H2O आर 2 for O2 एंड H2O के आगे भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मैंने पहले ही बता दिया था। जो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। सिमिलरली द कोफिशिएंट फॉर मीथेन एंड CO2 इज 1 इन ईच केस, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वे एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, एंड मोल्स एज वेल, मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोल्स को भी, कितने मोल्स लगे। टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्म इन द रिएक्शन, किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाई पार्टिसिपेट ये कर रहे हैं ना, और क्या बन रहे हैं, तो ये मैटर है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे देख लो, 1 mole of methane react with 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2। ये क्या बोला है, 1 mole of CH4, 1 मोल लग रहा है CH4 का, react with 2 moles of O2, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 mole of CH4, 2 mole of O2, ठीक है। क्या बोला है, 1 mole of CH4, 2 mole of O2 give 1 mole of CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। तो 1 मोल ऑफ CO2, ये 1 है ना इसके आगे, और 2 मोल ऑफ H2O, समझ में आ गया ये, ठीक है। एक मतलब तो ये है इसका, एक मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इस अब या तो ये मोल की टर्म में दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल की टर्म में भी दे सकते हैं, टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हो गया, ठीक है बच्चों। इसका ये भी मतलब है, इसका एक और मतलब है, 22.7 लीटर ऑफ मीथेन, NTP पर STP पर हम देखते हैं ना कितना होता है, 22.7 या 22.4 जो भी, 22.7 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये कितना है 22.7, और ये 2 है ना इसका आगे, तो आप इसको लिखोगे 22.7, 2 इंटू 22.7, समझ में आ गया। रिएक्ट कर रहे हैं, गिव 22.7 का मतलब 1 मोल और 45.4 का मतलब 2 मोल, ठीक है बच्चों। इसका ये भी मतलब है, अगर मास की बात करें तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 इंटू 32, ये कैसे आया, ये आप समझो, ये मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, तो 12 4 इंटू 1 मतलब 4, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है 2, ये 2 आगे का 2 इंटू 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, तो ये 64 से रिएक्ट कर रहा है, यही बोल रहा होगा ये। 16 ग्राम CH4 रिएक्ट विद 32 इंटू 2 64, ठीक है। 16 किससे कर रहा है 64 से। अब एक और फॉर्मूला लिख लो आप यहाँ पर नोट करके N यानी कि मोल क्या होता है, गिवन मास, कोई भी आपके अगर क्वेश्चन आएंगे तो चेंज करना पड़ा है, तो गिवन मास अपॉन क्या है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों। तो क्या है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है, ये रहा लिमिटिंग रिएजेंट। आपने एक वर्ड सुना है लिमिट में रहना, कोई चीज़ लिमिट में है, लिमिट में रहे, लिमिट में है, या कोई चीज़ लिमिट में काम करो, लिमिट में घूमो, लिमिट में पढ़ो, लिमिट में खेलो। वैसे पढ़ना लिमिट में नहीं चाहिए, पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट, पेज नंबर बच्चों शुरू हो गया हमारा, ये 20 ख़त्म होने को है। तो हम एक वर्ड याद करो लिमिटिंग रिएजेंट में, कंज्यूम फर्स्ट, जो चीज़ पहले कंज्यूम होती है
उसको वो है उस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट, जो पहले ख़त्म हो रही है। सॉरी, मैंने बोला जो पहले यूज़ होती है वो नहीं, जो पहले ख़त्म होती है। कंज्यूम का मतलब ख़त्म होना, ठीक है, ठीक है। हेंस द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम फर्स्ट, जो पहले ख़त्म हो जाती है, पहले यूज़ हो जाती है, यूज़ पूरी ख़त्म एंड तक, मतलब शुरुआत में यूज़ नहीं, फुल ख़त्म हो गई। कंज्यूम फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, जैसे आप ऐसे समझ लो, आपको 4 रोटी हैं और एक, ऐसे समझ लो 1 कटोरी दाल है, तब आपका फुल हो जाता था पेट। ये एक नॉर्मल है। इस बार क्या हुआ, 4 रोटी हैं, आज क्या हुआ, घर पे गए और इसे लिखो आधा कटोरी दाल है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, 1 कटोरी दाल से काम चलता था 4 रोटी से, अब आधा कटोरी है तो आप क्या करोगे? तो 4 रोटी की जगह, ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ, 2 रोटी खाओगे ना, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कच्ची रोटियां खा लोगे, तो ऐसे ही कुछ समझ लो। तो ये जो आधा कटोरी है लिमिटिंग है, या ये क्या बना है, लिमिटिंग रिएजेंट, LR, इसे LR से डिनोट करेंगे, लिमिटिंग। ये चीज़ लिमिट में है, जल्दी ख़त्म हो गई, कंज्यूम जल्दी। अब देखो बच्चों, रिएक्शन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होती हैं, मोस्टली जो रिएक्शन होती है वो सॉल्यूशन में ही होती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन सॉल्यूशन टॉपिक। ए मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द लेबोरेटरी आर कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मेजॉरिटी में होती हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड, मतलब कि अगर सॉल्यूशन में हो रही हैं, लिक्विड फॉर्म में हो रही हैं, तो इसका मतलब लिक्विड रिलेटेड ही, सॉल्यूशन रिलेटेड ही हमारी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करी जाएंगी। इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, कोई से एक तरीके से हो सकती हैं। कैसे? पहला है मास परसेंट, यानी कि वेट परसेंट, W/W, यानी कि ऊपर आपने जो लिया, सपोज करो NaCl घोला, कोई मास लिया, किसमें, पानी में डिज़ोल्व किया, W × 100, वो मास परसेंटेज हो गया। एक टर्म है मोल फ्रैक्शन, एक है मोलरिटी, एक है मोलरिटी। तो ये जो मोलरिटी है ये तो ऑल टाइम आपकी टिप्स पे रहनी चाहिए इन लेबोरेटरी के रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। एक टॉपिक अब शुरू हो रहा है, इसके बीच में दिया हुआ है ना, एक मिनट बच्चों, अब हम कंसंट्रेशन टर्म ये पढ़ेंगे, इससे पहले ये बैलेंस पढ़ लेते हैं। बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो ये तो देखो, ये दोनों साइड में ये कितने हैं, Fe कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 × 2 6, तो आयरन कितने कर दिए, 4, और 2 × 3, तो ये दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, इक्वल होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ना, कहीं से बन नहीं रहा, कहीं से क्रिएट नहीं हो रहा, कहीं से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, तो ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो एक थोड़ा सा याद कर लेना, अगर सबसे पहले बैलेंस करना आप मेटल को, उसके बाद करना नॉन मेटल को, फिर ये मेटल नॉन मेटल में काउंट मत करना, फिर करना बैलेंस ऑक्सीजन को, फिर करना हाइड्रोजन को। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं MnO_P, तो P तो है नहीं, क्या, H, ठीक है, तो हो जाएगी बैलेंस। और कुछ ही रिएक्शन है वैसे भी याद हो जाएंगी, और वैसे भी हम रेडॉक्स चैप्टर है 11th में ही, उसमें हम बैलेंसिंग करना अलग से प्रॉपर वे में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो कोई बात नहीं। अब ये मोल रिलेटेड, स्टोइकियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कुछ देख सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं शायद, उसके बाद हमारी परसेंटेज शुरू हो जाएंगी। कुछ नहीं है, आसान है, देख लो, समझ लो। ये देखो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कैलकुलेट करना है, किसमें, ग्राम में, प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो सबसे पहले हमने बैलेंस रिएक्शन लिख ली, 16 मीथेन ऑक्सीजन CO2 2H2O, तो हमारे पास कितना है, 16 ग्राम है, तो ये हमने 16 ग्राम।
मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये 16 ग्राम है और मोलिकुलर मास का कितना होता है 12 और 4 16। तो इसका मतलब CH4 के कितने मोल यूज हो रहे हैं, जो उसका स्टोइकियोमेट्री है 1। अगर इसके स्टोइकियोमेट्री के जितने यूज हो रहे हैं तो हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है ना। तो इतने ही हमारी इस कैलकुलेशन में कितने यूज होते हैं वाटर, 1 से 2 बनता है। तो वाटर का मतलब क्या हो गया, H2O का मास कितना है 2 + 16 यानी कि 18। तो ये 2 मोल यूज होते हैं ना, 2 मोल बनते हैं 1 से 2, तो 18 × 2 यानी कि 36। आप ये इस तरह भी समझ सकते हो। आगे समझ में, ये 1 मोल से आप ऐसे समझ लो 1 CH4 से ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ तक कितना बनता है 2 मोल H2 बनता है। ठीक है, हमारे पास 1 मोल है तो 2 मोल बनते हैं, 2 मोल H2O। 1 मोल का मास कितना है 18, तो 2 मोल का मास कितना हुआ 36। ठीक है बच्चों, चलो अब एक क्वेश्चन और कर लो। हाउ मैनी मोल्स, ये एक मिनट ये येलो में कर लेता हूँ मैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, कितने मोल्स मीथेन टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। इसने क्या बोला है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, मीथेन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 बन रही है। तो CO2 कितनी बन रही है 22 ग्राम। तो कोई बात नहीं, तो हमने सबसे पहले बैलेंस करी, तो CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O, ये बैलेंस है हमारी रिएक्शन। तो 22 ग्राम CO2 का मतलब क्या है, इसके कितने मोल हैं, N = मोलर मास, ऊपर आता है मोलर मास, सॉरी गिवन मास। तो गिवन मास कितना है 22 ग्राम, मोल अपॉन में मोलर मास आता है, मोलर मास कितना 44, तो इसका मतलब कितने हो गए 0.5 मोल। ठीक है, अब अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करें, यहाँ तो था 1 और यहाँ भी 1, तो 1 से कितने बनते हैं 1, तो यानी कि ये 0.5 बना, तो 0.5 कितने से बना होगा 0.5 से, तो इसका मतलब इसके मीथेन के भी 0.5 मोल हैं। इट मीन्स CH4 के भी 0.5 मोल हैं। बहुत आसान है, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मोलरिटी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल वे में पढ़ाना है, सिंपल। मोलरिटी कह रहा हूँ कंसंट्रेशन टर्म। मोलरिटी इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री में हम मोस्टली सारी चीज़ें किस में करते हैं, मोलरिटी में करते हैं। नॉर्मलिटी में भी करते हैं लेकिन मोलरिटी में ज़्यादा करते हैं। मास परसेंटेज इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। मास परसेंटेज का क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये कैसे है देख लो, मैं एक नॉर्मल वे में, यहाँ पानी लिया आपने 98 ग्राम, 2 ग्राम लिया आपने नमक यानी कि NaCl, तो 2 ग्राम हो गया NaCl मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन जब आपने 2 को इसमें डाला और मिलाया तो 2 + 98 100 हो गया, तो 2 अपॉन में 100 इंटू और ये 100, इसका मतलब जो आपका मास परसेंटेज है वो 2%, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख सकते हो। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A, यानी कि 2 ग्राम मास ऑफ A 2 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। 18 ग्राम ऑफ वाटर। आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये 18 ग्राम अगर वाटर है तो केवल 18 ग्राम क्यों नहीं लिखा। बच्चों हमें ये वाटर क्या बनेगा, ये बनेगा सॉल्वेंट। हमें सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मतलब है सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो सॉल्यूट ऐड करेंगे तो 2 ग्राम ये और हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 18 + 2 20, तो 2 अपॉन 20 इंटू 100, ये 5 इंटू 2 10% है। ठीक है बच्चों, चलो दूसरी टर्म पढ़ते हैं, बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन। आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, ये मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं।
देखो बच्चों, जब हम सपोज़ करो आप मेडिसिन बना रहे हैं, हम केमिस्ट्री को मेडिसिन से ज़्यादा करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री आगे मेडिसिन के रूप ले लेती है इंडस्ट्री में। कोई सपोज़ करो पैरासीटामोल सिरप बना रहे हैं आप, ठीक है, तो आप क्या लेते हो, जैसे जब मार्केट में आपने एक बच्चों के लिए ढक्कन आता है, वो उसमें लिखा होता है ना 1, किसी में क्या लिखा होता है 1 चम्मच, कोई 1 ढक्कन, इस टाइप से लिखा होता है कोई भी अपने नोट। तो उसमें कितने mg मिलती है पैरासीटामोल जो प्योर मिलती है, वो केवल 100 mg 200 mg यही तो मिलते हैं। तो यार तो बहुत टर्म हो गई ना, बहुत माइन्यूट हो गई। इस वजह से यानी कि केमिस्ट्री में टर्म जो होती है वो मोल में होती है, वो सॉल्यूशन में जब हम बनाते हैं तो मोलरिटी होती है, बहुत कम छोटी टर्म चाहिए हमें। 5 किलो नहीं मिला रहे हम 10 kg मटेरियल में, हम 10 kg मटेरियल में ऐसे मिला रहे हैं 10 ग्राम। इस तरह का यूज़ किया जाता है मेडिसिन में। मोल फ्रैक्शन, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या है, किसी में x के मोल हो गए प्लस y के मोल हो गए, ठीक है, अपॉन में टोटल मोल ये हो गए, अपॉन में x के, ये अपॉन में मतलब ये ऊपर x के मोल, अपॉन में टोटल मोल, ये उसका मोल फ्रैक्शन है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अब आप देखो इफ़ ए सब्सटेंस ए जो है एक सब्सटेंस लिया, डिज़ोल्व कर दिया इन सब्सटेंस बी में, ये लिया, ये ए डिज़ोल्व कर दिया, ये था ये बी, तो ए डिज़ोल्व हो गया बी में, ठीक है, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए, इसके मोल कितने हैं एन ए, इनके मोल कितने हैं एन बी, ठीक है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर सपोज करो, ये दोबारा से एक बार और समझाते हैं प्रॉपर वे में। सपोज करो ये एक बीकर था, ठीक है, इसमें आपने बच्चों ये आपने लिया बी, ये लिया कोई भी सॉल्वेंट है कुछ भी, अब आपने एक ए की क्वांटिटी इसमें मिलाई, तो ये इस तरह में लिया कहीं भी पर भी। अब मैंने पूछा एक ए के मोल हैं एन ए, बी के मोल हैं एन बी, मैंने आपसे पूछा मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन बताओ किसका, ए का, तो आप क्या कहोगे एन ए डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मैंने पूछा मोल फ्रैक्शन मुझे बी का बताओ, तो आप क्या लिखोगे मोल फ्रैक्शन बी के अपॉन टोटल मोल, ठीक है बच्चों, बस यही लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब मोलरिटी, ठीक है बच्चों, मोलरिटी क्या, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय एम, किससे डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, याद रखना कैपिटल एम, स्मॉल एम से कुछ और करते हैं, वो है उसका नाम है मोलरिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ये डेफिनेशन क्या मोलरिटी की, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स 1 लीटर में, यानी कि ये है, ये मैंने क्या लिया, ये मैंने जो उसमें मोल फ्रैक्शन में क्या लिया था बी लिया था, ये लिए 1 लीटर में कितने सॉल्यूट, यानी कि ए डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है। ये मिलाने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन में दी हुई हैं। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसा क्यों है, क्या हम ए की वैल्यू नहीं ले सकते थे, हर चीज़ को मोलरिटी में ही कर लेते, तो मैं कहूँगा नहीं, मोलरिटी एक टर्म है, ठीक है, कोई एक कंसंट्रेशन है, एक आती पार्ट पर मिलियन पीपीएम, शायद पता नहीं अभी एनसीईआरटी में है या नहीं, होगी, पार्ट पर मिलियन, वो मिलियन मतलब 10 लाख में कोई एक चीज़ मिलाई जाएगी। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी दवाई आ रही हैं जो 10 लाख में एक चीज़ मिलाई जा रही है, ये भी आ रही हैं। आप जो थोड़ी नशीली की जो सीएनएस पे इफ़ेक्ट डालते हैं, कैफीन वगैरह आप देखते हैं, या कोई भी और भी चीज़ें कोरेक्स वगैरह में मिलती हैं, ठीक है, कोरेक्स सिरप है खांसी का, जो सीएनएस पे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, कोई भी कोडीन आपने सुना होगा, अगर सुना हो तो वो इसी तरह पीपीएम में कंसंट्रेशन लेते हैं। पैरासीटामोल की तो मोलरिटी में ले सकते हैं, तो सबकी अपनी अपनी कंसंट्रेशन यूज़ के अकॉर्डिंग है, वो हमारा पार्ट नहीं है इतना समझने का, बस इतना पता होना चाहिए क्या क्या है।
ठीक है बच्चों, मोलरिटी की ये दी हुई है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा, बहुत आसान है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन एनफ वाटर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम NaOH टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, मैंने बताया जब आपने क्या करना है बच्चों, मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी का सबसे पहले कोई भी चीज़ निकालने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले है उसका क्या है, सबसे पहले है उसका फॉर्मूला लिखना। तो मोल पर लीटर, मोल का फॉर्मूला अब लिखना, तो मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, L लीटर में कितना है 250 ml, तो 250 अपॉन में 1000 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मोल की जगह गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है बच्चों 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का, ये 23 + 16 + 1 यानी कि 40, तो 4 अपॉन 40 अपॉन में 250 अपॉन में 1000, तो यानी कि 4 × 1000 अपॉन 40 × 250, 4 हो गया 10, यानी कि 10 से ये कट गया 40, 0.4 m, ये आंसर चेक कर सकते हो आप। आगे समझ में बच्चों आसान है, क्यों नहीं आएगा, आना तो पड़ेगा। मोलरिटी सेम है, इसको डिनोट करते हैं हम छोटे m से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो सेम है मोलरिटी जैसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपने इसमें दो चीज़ें अलग देखी, 1 kg वहाँ क्या था 1 लीटर था, और वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ क्या है सॉल्वेंट है। ये याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड में तो ये पूछ ही लिया जाता है, स्कूल में तो पूछ ही लिया जाता है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल कर लेना, देख लेना, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों एक और चीज़, अब हम इस समरी में आ गए फाइनली, NCERT ख़त्म हो गई हमारा, कौन सा चैप्टर नंबर 1 विद बेसिक, नॉट फॉर कि आप सोच रहे हो बस इतना पढ़ लिया बहुत है सर और हमारा नीट IIT क्वालिफाई बढ़िया से हो जाएगा, नहीं, ये बेसिक तरीके से। NCERT एक थोड़ी हाई लेवल में भी पढ़ाई जाती है, NCERT एक बैच लेवल में भी पढ़ाई जाती है, जो कंपेयर की जाती है रेफरेंस बुक से। तो मैटर कैन आल्सो बी क्लासीफाइड इनटू एलिमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं, सही बात है, कंपाउंड में कर सकते हैं, मिक्सचर में कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन टाइप, एलिमेंट का क्या मतलब है कि अगर हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन का सिलेंडर है सपोज करो, तो उसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट कंपाउंड विच में क्या है, क्लासिफाइड टू एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। एलिमेंट कंटेन पार्टिकल ऑफ ओनली वन टाइप, ये बताना चाहता है इस हाइड्रोजन के सिलेंडर में एक ही टाइप के एलिमेंट एटम्स होंगे, जो एटम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल भी होंगे एक ही तरीके के, ठीक है। द कंपाउंड आर फाउंड वेयर एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइनिंग फिक्स रेशियो टू ईच अदर। कंपाउंड तब बनता है जब किसी चीज़ का फिक्स रेशियो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये 2:1 ही है ना, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे 1 ऑक्सीजन मिलेगा। मिक्सचर अकर वाइडली एंड मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड अस आर मिक्सचर। जो आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं ना, मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर ही हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। तो बच्चों एक मोटिवेशनल शायरी में आपको आज मैंने देखी थी तो बताता हूँ, लिखी हुई भी है मेरे सामने। तो ये है कि खुद को आजमाते आजमाते बदल गई ज़िंदगी, खुद को आजमाते आजमाते बदल गई ज़िंदगी। आप गौर करना, आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, तो ऐसा लगेगा कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो खुद को आजमाते आजमाते बदल गई ज़िंदगी, जुनून की आग जगा के बदल गई ज़िंदगी। लोग कहते थे तू क्या अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, लोग कहते थे
जब तुम 1 साल ड्रॉप लेते हो, 2 साल लेते हो, तो लोग क्या कहेंगे कि अपना क्या बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा पसीना बहाते बहाते बदल गई ज़िंदगी। तो ऐसे ही आप पसीने में परेशान हो रहे होंगे, या पसीना इन द सेंस मेहनत, तो मेहनत से परेशान हो गए होंगे अपनी लाइफ से। तो आप ये मत सोचना कि इस पसीने से, इस मेहनत से कुछ नुकसान होगा या फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।